Welcome to Rizvi's e-learning channel. Hello students, this is Hasnanada from MBA departments. In previous lectures, we have discussed about federal system and parliamentary system. But today, we are going to discuss on center-state relations and amendment of constitution. So, in central state relations, we will discuss on the topic distribution of power, emergency provisions and financial relationship. So, in center-state relations, the relationship between the central government and the state governments in India, it is a important aspect, crucial aspect of the federal system in the governed by the several constitution provisions. प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने फेडरल सिस्टम्स के बारे में बात किया था। तो जो सेंटर स्टेट रिलेशंस है वो फेडरल सिस्टम में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच संबंध फेडरल सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एक क्रूशियल एस्पेक्ट है और ये कई कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसेस द्वारा गवर्न होती है। सो इट इज द central state governments. In the first point of the central state governments is distribution of power. So as mentioned in earlier, the constitution clearly defined the power and responsibility of both level of government to prevent conflict. तो कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत ही क्लियरली डिफाइन किया है कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों गवर्नमेंट के बीच कैसा रिलेशंस होना चाहिए और कौन कौन सी पावर कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली डिफाइंड है। तो स्टेट अपनी हद में रहे, अपने पावर में रहे, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे और सेंट्रल अपनी हद में रहे, अपने पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी का बेहतरीन यूटिलाइज करे। And second point is emergency provisions. In certain circumstances, such as a state of emergency, the central government can assume more control over the states, attaining the usual balance. तो इमरजेंसी अगर ऐसे हालात बन गए, ऐसी सिचुएशन आ गई, ऐसी स्थिति आपातकालीन इमरजेंसी स्थिति आ गई, तो सेंट्रल क्या करती है कि वो स्टेट पर अपना और ज़्यादा पावर का यूज़ करती है ताकि सामान संतुलन एक बैलेंस बना रहे। स्टेट से जब उसका स्टेट कंट्रोल नहीं होता तो वो गवर्नर के ज़रिए गवर्नर उनको सेंटर को इन्फॉर्म करते हैं, फिर वो ज़्यादा उसको कवर कर देते हैं। एंड लास्ट, फाइनेंशियल रिलेशनशिप। द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो आउटलाइन द शेयरिंग ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज between the center and the states, which is managed by the bodies like the finance commission. फाइनेंशियल रिलेशंस में क्या होता है कि जो संविधान कॉन्स्टिट्यूशन सेंट्रल और स्टेट के बीच फाइनेंशियल रिसोर्सेज का को अलोकेट कर दिया है, या अलोकेट का एक रूपरेखा, एक आउटलाइन दिया है और इसका जो मैनेजमेंट है, इसका प्रबंधक है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ज़रिए किया जाता है, फाइनेंशियल वित्तीय प्रबंधक के द्वारा किया जाता है। ओके, सो लेट्स कम द नेक्स्ट पॉइंट, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट संभव है, पॉसिबल है? अगर है तो किस तरीके से है, कैसे कर सकते हैं? सो द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया can be amendment. It is possible, but the procedure for amendment is elaborate to ensure the stability and integrity for the constitution. And so there are two primary methods for the amendment. There are two primary, simple and special majority. So इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अमेंडमेंट किया जा सकता है, इट इज पॉसिबल।
लेकिन संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्टेबिलिटी है, इंटीग्रिटी है, अखंडता है, जो स्थिरता है, उसे इंश्योर करने के लिए हमें अमेंडमेंट की एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। ओके, फर्स्ट प्रोसेस है आपका सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी, सम प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडमेंट बाय अ सिंपल मेजॉरिटी इन बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। जो टॉपिक, जो एक्ट, जो लॉ जिस पर सभी राजी होते हैं, जो सभी के लिए एक्सेप्टेबल होते हैं, वो एक्ट, वो सिंपल मेजॉरिटी के तहत कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर दिया जाता है, जिस पर किसी तरीके का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, किसी को प्रॉब्लम नहीं होती, कोई उसको आसानी से एक्सेप्ट जब कर लेते हैं तो सिंपल मेजॉरिटी के तहत हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर देते हैं। बट अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तब हम स्पेशल मेजॉरिटी के तहत करते हैं। फॉर मोर सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट्स स्पेशल मेजॉरिटी इज रिक्वायर्ड involving a 2/3 majority in both houses of parliament. Additionally, some amendments also required ratifications by at least half of the state legislature. जब टॉपिक थोड़ा क्रूशियल होता है, थोड़ा इम्पॉर्टेंट होता है, तो उसके लिए हमें विशेष बहुमत, स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है, जिसमें संसद के दोनों सदनों में 2/3 2/3 बहुमत साबित करना होता है। इसके अतिरिक्त कुछ संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्य विधानसभा द्वारा पॉसिबल है, उनकी ज़रूरत पड़ती है लेजिस्लेचर्स की, कि उनकी एक्सेप्टेबिलिटी मिल जाए, तब हम स्पेशल मेजॉरिटी के तहत कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करते हैं। एंड द लास्ट इज इलेक्ट्रिक बट्रिकेट। इलेक्ट्रिक बट्रिकेट मीन्स कि इलेक्ट्रिक यानी पॉसिबल है, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस पॉसिबल है, पॉसिबल किया जा सकता है, लेकिन आसानी से नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा शुरुआत में बनकर आ गया था, ठीक, 26 जनवरी 1950 में, वही कॉन्स्टिट्यूशन अभी भी चल रहा है या उसमें चेंजेस नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं है। भारतीय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अक्सर लोचदार लेकिन कठोर, इट्स मीन्स कि इलास्टिक बट रिगिड के रूप में जाना जाता है, कि इसमें परिवर्तन की, इसमें चेंजेस की इलाउ यानी अनुमति देता है कि चेंजेस कर सकते हैं, किया जा सकता है, लेकिन इसकी जो प्रक्रिया है, इसकी जो प्रोसेस है, वो आसानी से नहीं किया जा सकता। उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है कि दोनों पार्लियामेंट में, दोनों सदनों में, ठीक, राज्यसभा और लोकसभा में हमें मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी के तहत और स्पेशल मेजॉरिटी के तहत ही हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक it is clear, and but if you feel you have any types of questions, any doubts, any issues, then please comment, and otherwise you can call me personally, and definitely I will try to resolve it. So thank you class.